जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। टीम शिक्षा चैनल में आपका दोस्त सही दिल से आपका स्वागत करता है। मैं आपका दोस्त मॉर्निंग का करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग अपने घरों में रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जब इसेंशियल चीज़ें लाना हो, जैसे मेडिसिन लाना हो या डेली आइटम जैसे मिल्क ब्रेड ऐसे लाना हो, तभी आप बाहर निकलें, वरना आप घर पे ही रहें। जितना हो सके आप घर पे रहें, और जब भी बाहर से आएँ तो हमेशा अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करें, और हमेशा अपने हाथ को पैर को हैंड वॉश से 20 सेकेंड तक हमेशा धोएं। इससे आप अपने आप को तो बचाते ही बचाते हैं, अपने साथ साथ आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बचाते हैं। फ्रेंड्स, भारत में 15 लाख के ऊपर केसेस बढ़ गए हैं। अब जब तक मेडिसिन नहीं आएगी तब तक ये केसेस डे बाय डे बढ़ते ही जाएंगे। अब होप आप लोग ठीक रहे, बस हम लोग की यही विशेष है कि आप लोग ठीक रहें। चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, गुजरात की राजधानी का नाम क्या है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम विजय रूपाणी है। गुजरात के जो राज्यपाल हैं उनका नाम आचार्य देवव्रत है। गुजरात के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम विक्रम नाथ है। चलिए अब आज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आईआरसीटीसी ने निम्न में से किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया। आईआरसीटीसी हैज लॉन्च रुपे कार्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के साथ आईआरसीटीसी ने रुपे कार्ड को लॉन्च किया है। आईआरसीटीसी ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ मिलकर खास क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप शॉपिंग के साथ साथ दवाइयाँ भी खरीद पर भारी छूट पा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन टिकट की बुकिंग में भी आपको डिस्काउंट और कैशबैक के साथ साथ फ्री ट्रेन टिकट ऑफर भी मिल सकता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस कार्ड को लॉन्च के दौरान कहा है कि एसबीआई को अगले 25 दिसंबर तक 3 करोड़ लोगों को ये कार्ड जारी करने का आदेश दिया गया है। IRCTC has launched a special credit card in association with the State Bank of India (SBI). Through this card, you can get a huge discount on the purchase of medicine along with shopping. Apart from this is the discount and a cashback in the booking of the train ticket as well as the free train ticket offer. The Railway Minister Piyush Goyal said that during launch of this card, SBI has been ordered to issue card to 3 crore people by the next 25 दिसंबर। अब मैं आपको पूरा इसमें डिटेल में बताता हूँ। जैसे पहले भी देखिए, पहले आपको मैं बता दूँ, देखिए ये है जो एसबीआई ने आईआरसीटीसी ने एसबीआई के साथ मिलके कार्ड को लॉन्च किया है। पहले भी ये कार्ड चलता था, लेकिन ये कार्ड का क्या था कि सिर्फ और सिर्फ ये आपके एटीएम की तरह, डेबिट क्रेडिट कार्ड की तरह ही होगा। आपका यहाँ नंबर होगा 16 डिजिट का, उसके बाद आपका इधर नीचे नाम लिखा होगा, फिर डेट ऑफ एक्सपायरी, मंथ एक्सपायरी लिखा होगा, उसके बाद पीछे आपका सीवी नंबर, एकदम जैसे आपके बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड होता है वैसे ही ये रहेगा। बस पहले भी ये कार्ड चलते थे, लेकिन पहले क्या थी, ये सिर्फ रेलवे के टिकट की बुकिंग के लिए यूज़ होते थे। अब जो एसबीआई के साथ आईआरसीटीसी ने कार्ड बनाया है, इसमें आप जैसे ग्रॉसरी शॉप पे जाके शॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग किसी शॉप पे गए सामान खरीदो, वहाँ पे भी एक कार्ड चल जाएगा। इवन आप मेडिसिन की दुकान पे गए तो मेडिसिन भी ले लिए तो वहाँ भी कार्ड ये चला देंगे। तो अब उन सब जगह पे ऑफ़र भी मिलेगा। अब ट्रेन टिकट भी आप लेना चाहेंगे तो इसमें ट्रेन टिकट में आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कैशबैक भी आ सकता है। कभी कभी कुछ ऑफ़र जैसे फेस्टिव ऑफ़र चलते हैं या रेलवे के कुछ फेस्टिव ऑफ़र चलते हैं, तो उसमें आपका टिकट कभी कभी फ्री ऑफ़र में आपका टिकट भी बुक हो जाएगा। तो ये एसबीआई का आईआरसीटीसी के साथ पहल के साथ एक नया कार्ड बना है, बहुत अच्छा कार्ड है। और बोला गया है कि 25 दिसंबर तक 3 करोड़ लोगों को एसबीआई को एक कार्ड इशू करना है। चलिए, अब एसबीआई की बात हो ही रही है तो पहले देखिए, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। इसके जो करंट चेयरमैन है रजनीश कुमार हैं। देखिए ये हैं रजनीश कुमार जी, ये एसबीआई के करंट चेयरमैन। इससे पहले अरुंधति भट्टाचार्य थी। अब ये देखिए, ये एसबीआई का लोगो है। आप कभी भी एसबीआई बैंक के पास जाए तो ये आपका एसबीआई का मेन लोगो है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ा दी है।
To what date the Maharashtra government extended the lockdown in the state in view of the spread of the coronavirus? इसका सही जवाब है 31 अगस्त। सी 31 अगस्त तक महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। बता दें, महाराष्ट्र देश में सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित राज्य है। ये अकेले कोरोना संक्रमण के 4 लाख से ज़्यादा मामले हैं और यहाँ अब तक 14,000 से ज़्यादा लोग जानलेवा वायरस के शिकार हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत में कोरोना के जो केसेस हैं वो 15 प्लस चले गए, 15 लाख के प्लस है। लेकिन इन 15 लाख प्लस में इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ सिर्फ एक राज्य की, तो अकेले 4 लाख प्लस केसेस जो हैं वो महाराष्ट्र के ही हैं। चलिए, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द लॉकडाउन इन द स्टेट टिल 31 अगस्त इन द व्यू ऑफ इंक्रीजिंग केसेस ऑफ कोरोना वायरस। प्लीज टेल दैट द महाराष्ट्र इज द मोस्ट अफेक्टेड corona in the country. These are the more than 4 lakh cases of the corona infection alone, and so far more than the 14,000 people have become victim of the deadly virus. देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए महाराष्ट्र का, मैं आपको ये डिस्ट्रिक्ट मैप है, इसके ज़रिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए महाराष्ट्र आपको देखिए, सबसे पहले अगर जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होते या इस तरीके से स्टेट से, सबसे पहले आपको दिमाग में मैप एकदम बैठ जाना चाहिए। अब देखिए महाराष्ट्र का ये मैप मैं आपको दिखा, इंडिया के हैं ये, मैं डिस्ट्रिक्ट मैप भी आपको दिखा दिया हूँ। महाराष्ट्र का कैपिटल आपको पता है, ये यहाँ पे रेड डॉट बना हुआ है, ये मुंबई है महाराष्ट्र का कैपिटल। और अगर मैं छोटे से इसमें देखूँ, देखिए यहाँ पे जो रेड पोर्शन में दिखा रहा है ये आपका महाराष्ट्र इंडिया में, ठीक। अब देखिए महाराष्ट्र के नॉर्थ में कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश है। इधर आप बात करेंगे ईस्ट में आपके, ये देखिए छत्तीसगढ़ है। वेस्ट में अगर आप बात करेंगे तो वेस्ट में कौन सा ईस्ट में कौन सा स्टेट है, तेलंगाना और कर्नाटका। और इधर और तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश, और वेस्ट में आपका अरब सागर है, अरेबियन सी। अब देखिए मैप से आपको ये पता चल गया होगा कि ये महाराष्ट्र है, इधर महाराष्ट्र है, तो इधर साउथ में कर्नाटक के ऊपर होगा, कर्नाटक और तेलंगाना के ऊपर, और मध्य प्रदेश के नीचे। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो देखिए आपको महाराष्ट्र के इधर आपको गुजरात दिखेगा। इससे आपकी ये पता चल गया कि इसके नेबरिंग स्टेट कौन कौन से हैं। आपसे कभी कभी पूछा जाता है नेबरिंग स्टेट कौन कौन सी है, तो आपके महाराष्ट्र के जो नेबरिंग स्टेट है आपका गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आपका कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश तो आपका तेलंगाना और कर्नाटका का नेबरिंग स्टेट है, ठीक है। और इधर अगर साउथ वेस्ट में बात करें तो इधर देखिए गोवा भी इसका नेबरिंग स्टेट है। चलिए, अब ये देखिए महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम उद्धव ठाकरे है। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनका नाम भगत सिंह कोश्यारी है। अब देखिए इमेज के थ्रू आपको अच्छे से, ये है उद्धव ठाकरे और ये है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है उनका नाम दीपांकर दत्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है? हाउ लॉन्ग हैज़ द लॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द डेट ऑफ द फिलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19? इसका सही जवाब है 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस के कारण केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19, अब उसका आकलन जो होता है वो 19-20 में होता है, तो आयकर भरने की तारीख को 2 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। अब 2 महीने के लिए बढ़ा दिया तो अब इसको कब तक हो गया, 30 सितंबर तक। आयकर विभाग ने ट्वीट करके बताया कि कोविड महामारी के बीच करदाताओं को सहूलियत देने के मकसद से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी। पहले इसको ये मार्च में था तो इसको 31 जुलाई किया गया था, लेकिन अब इसको 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। ये करदाताओं को ये तीसरी बार बढ़ाया गया है।
The central government has extended the income tax filing date by the 2 months to the September 30 to the financial year 2018-19 assessment year of 1920. The Income Tax Department tweeted that the purpose of providing taxpayer the convenience of the COVID epidemic, the Central Board of Direct Taxes has now extended this date from 31st July to 30th September. This date has been extended for the third time in this year for the taxpayer. अब देखिए यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ प्रमोद चंद्र मोदी, ये जो हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके ये हेड हैं करंट में। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है ये आपको पता है रिवेन्यू से रिलेटेड होता है। तो एक यूपीएससी एक एग्ज़ाम होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें आईएएस आईपीएस आईएफएस होते हैं, उसमें साथ साथ आपके सेंट्रल सर्विसेज भी होती हैं, जैसे रेलवे के हुए, आपके इनकम टैक्स हुए, तो वैसे इनकम टैक्स रिवेन्यू सर्विस हुआ। तो आईआरएस होते हैं, आईआरएसओ की ट्रेनिंग जो होती है वो नागपुर में होती है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ये प्रमोद चंद्र मोदी जो है ये इस समय आईआरएस जो है वो इनकम टैक्स के हेड है। इनकम टैक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए निम्न में से कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए? हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग न्यू सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द चाइना टू स्टडी द अर्थ? इसका सही जवाब है 3। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए 3 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इन सैटेलाइट्स के जरिए पृथ्वी का अध्ययन करने के अलावा एक्सरे लॉबस्टर आई से उन अनजाने अनछुए तत्वों को तलाश करेगा। ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से G1-3 अर्थ ऑब्जिकल सैटेलाइट को अलावा 2 अन्य सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया। चीन ने यह तय किया है कि साल 2050 तक खुद को वो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना है। China has launched 3 satellites to study the Earth. Apart from the study the Earth through these satellites, X-ray lobster will search for those unknownly untouched facts from the ice. Apart from this, G1-3 Earth observation satellite, 2 other satellites have been launched from the Taiwan Satellite Launch Center. China has decided that the year 2050 it will be a global leader in this field of science and innovation. अब देखिए चाइना क्या करता है किसी को पता नहीं, चाइना जो मीडिया में बोला वही होता है, वही हम लोग को पता चलता है। चाइना ने अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया है 3 सैटेलाइट जो अर्थ की स्टडी के लिए भेजा है। अब इस समय अर्थ की स्टडी के लिए उसने भेजा है, ठीक है, अगर अर्थ के कुछ ऐसे अनछुए चीज़ें जैसे चाइना के हिसाब से जो अर्थ की स्टडी अभी हम लोग नहीं जानते हैं तो उसके लिए भेजा, लेकिन चाइना पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। एक तरीके से वो ऊपर सैटेलाइट जो भेजे वो 3, मान लीजिए 1 भेजा, बाकी 2 तो उसने नाम नहीं बताया है, तो उस 2 को हो सकता है कि इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया, क्योंकि इस समय जो चाइना के खिलाफ पूरा वर्ल्ड हो गया है, एक तरफ से आपका अमेरिका, उसको इस तरफ से इंडिया, बाकी ऑस्ट्रेलिया जापान भी तो चाइना के खिलाफ इस समय चल रहा है, तो वो लोग भी अब उसको ऊपर से सैटेलाइट इमेज के लिए उसने भेजा हो, वो तो बात की बात पता चलेगा ही, लेकिन चाइना पे पूरा भरोसा नहीं हो सकता है। चलिए ये सब एक चीज़ को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। चाइना की जो राजधानी है बीजिंग है। चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज़ अनाउंसमेंट इंडियन क्रिकेट टू रिटायर फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट? इसका सही जवाब है रजत भाटिया। रजत भाटिया ने सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेटर रजत भाटिया ने 20 साल लंबे कैरियर में अब विराम देने का फैसला लिया। उन्होंने 1999-2000 में रणजी तमिलनाडु के खिलाफ घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया था। दिल्ली की तरफ से रणजी कैरियर का शुरुआत करने वाले रजत भाटिया अपना आखिरी मुकाबला पिछले साल उत्तराखंड की तरफ से खेला था। उन्होंने 2019 में अंतिम रणजी मैच खेला था। साल 2019-20 के आईपीएल सीजन में रजत भाटिया ने शानदार खेल दिखाते हुए 1 से 75 की बेमिसाल औसत के साथ कुल 700 रन बनाए थे। Indian cricketer Rajat Bhatia has now decided to give his 20-year-long career as a break. He made a domestic debut against the Rajni Tamil Nadu in 1999 in 2000.
Rajat Bhatia, who made his Ranji career debut for Delhi, played his match for the Uttarakhand last year, played his last Ranji match in 2019. In 2019-20 season IPL, Rajat Bhatia had scored a total run of 700 at unmatched average of 175, showing a brilliant game. रजत भाटिया जो रणजी के प्लेयर थे, दिल्ली की तरफ से खेलते थे, उनकी शुरुआत तमिलनाडु के खिलाफ से हुई थी 99-2000 में। उन्होंने लास्ट ईयर के आईपीएल में, इस साल तो आईपीएल तो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन आईपीएल का नोटिफिकेशन आ गया है कि इस साल की आईपीएल यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में होंगे। उसके शेड्यूल भी आने वाले हैं, डेट आ गई है कि 19 सितंबर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पे लैंडिंग कराएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग एयर बेसिस ऑफ द 5 राफेल एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस हैज़ बीन लैंडिंग? इसका सही जवाब है अम्बाला एयरबेस। भारतीय वायुसेना की 5 सुपरसोनिक राफेल शामिल हो गए हैं। इन फाइटर विमानों को अम्बाला एयरबेस पर 29 जुलाई 2020 को हैम्पिंग लैंडिंग करेगी। विमानों को एयरबेस पर उतरने के बाद वाटर सैल्यूट देकर स्वागत भी किया गया। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाले के लिए 5 राफेल फाइटर जेट हैं। फ्रांस से 27 जुलाई 2020 को रवाना हुए थे। बता दें, भारत और फ्रांस के बीच में 36 राफेल विमान की डील हुई थी। कुल 36 राफेल में 30 लड़ाकू विमान हैं और जबकि 6 ट्रेनर विमान हैं। ट्रेनर विमानों 2 सीट वाले होते हैं। 5 supersonic Rafale has joined the Indian Air Force fleet. These fighters planes have made a happy landing at Ambala Air Base on 29 July 2020. After landing on an air base, the aircraft was given a water solution salute. 5 aircraft jet left from France on 27 July 2020 to join the Indian Air Force fleet. 36 Rafale aircraft has signed between the India and France. Out of the 36 Rafale, 30 are fighter aircraft, while 6 are the trainer aircraft. The trainer aircraft are have of 2 seats. अब देखिए, राफेल एयरक्राफ्ट के बारे में अपने अब तक सुना ही। राफेल एयरक्राफ्ट बहुत ही अत्याधुनिक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसमें कुछ देखिए, आप हमेशा न्यूज़ पे देखेंगे, ये 5 की एयरक्राफ्ट आई है, राफेल एयरक्राफ्ट, जो इंडियन फ्लीट में शामिल हुई हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे फ्रांस का एक प्लेन चल रहा था जिससे यूई में ही उसने, अच्छा पहले मैं बता दूँ आपको, 27 जुलाई को फ्रांस से ये प्लेन टेक ऑफ किए थे। 28 को ये आपके यूएई में पहुँचे थे। यूएई में वहाँ पे एक दिन का स्टे था। उसके बाद 29 को यूएई से फ्लाई करके 29 को इंडिया के अम्बाला एयरबेस पे लैंड किए। यूएई पे लैंडिंग से पहले एयर फ्यूलिंग की गई थी, जिसके ज़रिए देखा गया कि एयर राफेल की जो ताकत है वो कितनी है। अब देखिए, ये चेंज गेमर है, वेपनरी है। करीब नियर अबाउट 32 ईयर्स से 34 ईयर्स के बाद इंडियन एयरफोर्स में कोई एक अत्याधुनिक एक प्लेन को जोड़ा गया है, फाइटर प्लेन को। अब इसमें जिसमें जो वेपन्स हैं वो माइका वेपन्स हैं, मेटोर वेपन, स्काल्प है, हैमर है, इस तरीके के वेपन इसमें लगे हुए हैं। अब जो मेटोर है ये एयर टू एयर मिसाइल है। अपने टारगेट को ये विदिन 100 किलोमीटर का जो भी अगर टारगेट अगर है तो उसको मैप करके इसको शूट कर सकता है। माइका जो है वो आपके छोटे डिस्टेंस के लिए है, और हैमर जो है वो आपके छोटे डिस्टेंस के लिए है, और ये 50 to 70, और माइका जो है एयर टू लैंड है, और हैमर जो है वो भी एयर टू लैंड है। और स्कल्प जो है वो उसको एकदम टारगेट एकदम फिक्स करके वेपन को लोड करके शूट करता है। और इसकी सबसे बड़ी बात कि इतना एडवांस है इसमें, जैसे आपको वेपन सेट करके आपको लॉक नहीं करना, आपकी जो हेलमेट है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरा जुड़े हुए हैं। हेलमेट आपका जिधर आप घुमाएंगे उधर वेपन लॉक होके शूट हो जाएंगे। अब देखिए, एयरफोर्स की बात हो रही है तो एयरफोर्स के जो एयर चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं राकेश कुमार भदौरिया, ये हैं यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के इस समय करंट एयर चीफ मार्शल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के निम्न में से किस लेखिका के उपन्यास बर्न्ड शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर नॉवल बर्न्ड शुगर हैज़ बीन इंक्लूडेड फॉर द प्रेस्टिजियस अवार्ड बुकर? इसका सही जवाब है अवनी दोषी। अवनी दोषी की बुक को बुकर अवार्ड के लिए शामिल किया गया है। दुबई में रहने वाली भारतवंशी लेखिका अवनी जोशी समेत 13 लेखकों के नाम 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किए गए। इस सूची में 2 बार बुकर पुरस्कार विजेता हिलरी मैंटेल का भी नाम चयन किया गया। चयन मंडल ने लेखकों के संक्षिप्त सूची तैयार करने के लिए ब्रिटेन और आयरलैंड में अक्टूबर 2019 से प्रकाशित 162 उपन्यासों का आकलन किया। इनमें से 6 लेखकों का नाम घोषणा सितंबर में होगी और नवंबर में पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। The name of the 13 authors, including the Bharatvanshi writer Avni Doshi, based in the Dubai, have been included in the shortlisted for the 2020 Booker Prize. Hilary Mantel, who won the Booker Prize twice in this list, is also named. The selection board is assessed 162 novels published in the UK and the Ireland from the October 2019 to produce a shortlist of the authors. Out of this, the name of 6 authors will be announced in the September, and the award will be announced in the November. 13 ऑथरों का जो नाम है उसमें अवनी जोशी का नाम बोला गया है। अब ये जो है भारतवंशी हैं जो दुबई बेस्ड हैं। इसमें 2 बार की जो बुकर प्राइज़ की जो विजेता है हिलरी मैंटेल, इनको भी चयन किया गया। 162 नावलों को चुना गया था। यूके और आयरलैंड से अक्टूबर 2019 से इसमें एक शॉर्टलिस्ट तैयार की गई थी जो बेस्ट बुक्स उनको लगे। अब उसमें से जो टॉप 6 ऑथर होंगे उनका नाम सितंबर में लिया जाएगा। उसमें से अवनी जोशी भी एक हैं और अवार्ड जो है वो आपको नवंबर में दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल को कितने साल का बैन घटाकर 18 महीने कर दिया है? पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हैज़ रिड्यूस्ड द बैन ऑफ पाकिस्तानी बैट्समैन उमर अकमल टू 18 मंथ। इसका सही जवाब है सी 3 साल। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने उमर अकमल को मैच फिक्सिंग के प्रस्ताव मिलने की जानकारी बोर्ड को न देने के कारण अप्रैल में क्रिकेट संबंधी सभी गतिविधियों से 3 साल के लिए इन्हें बैन कर दिया, जबकि उनका बैन 18 महीने ही रह गया है। तो 19 अगस्त 2021 से दोबारा क्रिकेट खेलने योग्य हो जाएंगे। अकमल का प्रतिबंध अब फरवरी 2020 से 2021 के प्रभावी होगा। उमर अकमल ने पाकिस्तान के लिए 16 टेस्ट और 121 वनडे और 84 टी20 मैच खेले हैं। The Pakistan Cricket Board has banned Umar Akmal for 3 years from all the cricketer-related activities in April for giving the board information about the match-fixing proposal. Now, this ban is only for 18 months. He will be able to play the cricket from 19 August 2021. Umar Akmal will now effective from February 2020 from 2021. Umar Akmal has played 16 Tests, 121 ODIs and 84 T20 मैचेस फॉर पाकिस्तान। उमर अकमल ने 16 टेस्ट मैच खेले हैं पाकिस्तान के लिए, 121 वनडे खेले हैं एक दिवसीय मैच और 84 T20 इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान के लिए उन्होंने खेले। इनका बैन पहले 3 साल का था जिसको अब घटाकर 18 महीने कर दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए। ये है उमर अकमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU between India and which country for cooperation in the field of traditional medicine and the homeopathy? इसका सही जवाब है बी, जिम्बाब्वे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक क्षेत्र के सहयोग पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौता ज्ञापन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विषय पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच हस्ताक्षर किए हैं।
समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की गई है। इस समझौते का ज्ञापन मुख्य उद्देश्य समानता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के सहयोग के क्षेत्र में मजबूत करना है, इसका बढ़ावा देना और विकसित करना भी है। The Union Cabinet Ministry has recently approved a Memorandum of Understanding. MOU का फुल फॉर्म भी होता है Memorandum of Understanding between the India and Zimbabwe on the cooperation in the field of traditional medicine and the homeopathy. The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Modi approved by the Memorandum Understanding signed by the India and the Zimbabwe on this subject with a prior effect. The main objective of the MOU is to strengthen, promote and develop cooperation in the field of traditional medicine between two countries on the basis of equality and mutual benefits. अब देखिए, जिम्बाब्वे और भारत के बीच में होम्योपैथी और ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके एक समझौता हुआ है, MOU साइन हुआ है। अब देखिए, जिम्बाब्वे का ये है नेशनल फ्लैग, ये रहा आपका जिम्बाब्वे का मैप। हरारे जो ये है, ये जिम्बाब्वे का कैपिटल है। देखिए, जिम्बाब्वे जो है वो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ता है। इसके पास दक्षिण अफ्रीका, इधर मेडागास्कर है, और इसकी लेफ्ट साइड में आपका अटलांटिक ओशन है और ईस्ट साइड में आपका इंडियन ओशन है। ये हैं जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन नागम्बा। एमरसन नागम्बा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। जिम्बाब्वे के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम मॉर्गन स्वानगिराई है। जिम्बाब्वे के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम मॉर्गन स्वानगिरी है। अब देखिए, जिम्बाब्वे और भारत के बीच में जो MOU साइन हुआ है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उसमें ये बोला गया कि भारत और जिम्बाब्वे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, होम्योपैथी है और आयुर्वेदिक, ट्रेडिशनल मतलब आयुर्वेदिक और होम्योपैथी पे MOU साइन हुआ है। ये दोनों उस क्षेत्र में अपने आप को डेवलप करें और एक दूसरे की मदद करेंगे, इसके लिए MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में 2 परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने कितने साल के लिए प्रबंधित किया था? फॉर हाउ मैनी ईयर्स द नेशनल क्रिकेट बोर्ड बैंड बांग्लादेश फास्ट बॉलर काजी अनिक इस्लाम फॉर फेलिंग इन अ डोप टेस्ट इन 2018? इसका सही जवाब है डी, 2 साल। बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम ने 2018 में अंडर-19 विश्व कप में बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। उन्हें उसी साल नेशनल क्रिकेट लीग के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ मेटाफेटाइन के लिए पॉजिटिव पाया गया था। उन्हें उनका 2 साल के लिए प्रतिबंध 8 फरवरी 2019 से शुरू हुआ था। Bangladesh young fast bowler Qazi Anik Islam took the most wicket for the Bangladesh in the 2018 Under-19 World Cup. He found a positive for banned substance methamphetamine during the National Cricket League the same year. His 2-year ban started from 8 फरवरी 2019. अब देखिए, इसका नाम इस समय इसलिए आया क्योंकि जैसे 2 साल के लिए इसके ऊपर बैन हुआ था, अब 8 फरवरी 2019 से 8 फरवरी 2021 तक इनका बैन चलेगा। तो अब जैसे क्रिकेट में कि इनके ऊपर बात क्या चल रही है कि जैसे उमर अकमल का 18 महीने हो गया 3 साल से, तो अब इनको भी उस चीज़ को इन्होंने कई बार अपने आप को माफ़ी मांगी है, उसके लिए इनको भी प्रस्ताव में आ रहा है कि इनका भी कम किया जाए। तो उम्मीद है कि इनका भी हो सकता है नवंबर तक में, जैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाह रही है कि 18 महीने इनका कर दे, तो अगर हुआ तो इनका भी 18 महीने हो सकता है। इसीलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस समय बन रहे हैं। अब देखिए, बांग्लादेश के बारे में आपको मैं बता दूं, ये बांग्लादेश का मैप है। बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो ढाका है। अच्छा, ये रहा देखिए बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है, भूटान से बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया में देखिए आपका वेस्ट बंगाल है, असम है, इन सबसे इसका बॉर्डर शेयर होता है। बांग्लादेश का ये है नेशनल फ्लैग। ये है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। करंट प्राइम मिनिस्टर जो है बांग्लादेश के वो शेख हसीना है। चलिए फ्रेंड्स, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम क्या है?
इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना ध्यान रखें और घर पे ही रहें। और डेली करंट अफेयर क्यूज़ देखने के लिए टीम शिक्षा को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।